तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर विज्ञान की, जो कि 2019 प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराएंगे। इसके पहले हम बहुविकल्पी पढ़ा चुके हैं और अतिलव भी पढ़ा चुके हैं। देखिए, इसके पहले अतिलव इसलिए पढ़ा दिया गया था जिससे कि हम जब भी प्रश्न कराएं तो आसानी से वो चीजें समझ में आ जाए। अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, फोर्थ सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे सारी चीजें सीक्वेंस से रखी गई हैं। आप पिछली वीडियो अति लघु का अवश्य देख लीजिए। वहां देखने पर आपको ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर सॉल्व कराएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए देखते हैं हम लोग 2019 प्रीवियस ईयर का पेपर क्या है, इसमें किस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि आपका ये 25 नंबर का आता है, 25 नंबर का आता है। इसमें 18 क्वेश्चन रहते हैं और घंटा, 1 घंटे यानी समय जो होता है 1 घंटे का दिया जाता है। आपको 1 घंटे में 18 क्वेश्चन अर्थात 25 नंबर अटेंड करने होंगे। तो इसमें होता ये है कि आपको अच्छी अगर आपकी पकड़ है, सही पकड़ है, तो आप फटाफट प्रश्न को करते जाएंगे। अदरवाइज समय इन्वेस्ट हो जाता है। तो उसी को हम लोग अच्छे तरीके से जो प्रीवियस ईयर का पेपर है सॉल्व करेंगे तो हमारा चीजें धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है विद्युत धारा का मात्रक क्या है। कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा आई इक्वल टू बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है, कूलाम प्रति सेकंड। तो इसको हम विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। क्या हो जाता है, एम्पियर। ऑप्शन ब सही है। उसके बाद आता है हेमेटाइट किसका अयस्क है। बताया गया था हेमेटाइट किसका अयस्क है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु पीतल, तांबा, जस्ता, टीन। तो इसमें से कौन सा है, मिश्र धातु जो है वो क्या है, पीतल है। मिश्र धातु क्या है, पीतल है। क्यों मिश्र धातु पीतल। देखिए, शायद सीरीज में आपका तांबा दिया है तो नहीं, वो नहीं होगा। पीतल जो हमारा होता है, देख लीजिए, जो ये पीतल है, पीतल किससे किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है तांबा और प्लस किससे, जस्ता से मिलकर बना होता है ना। तांबा 75%, इसको कापर बोलते हैं, 75% होता है, 75%। और जस्ता ये होता है आपका 25%। तो ये हमारी क्या है, मिश्र धातु है। जैसे पीतल हो गया मिश्र धातु। और आपका कांसा हो जाता है, कांसा भी आपका मिश्र धातु में आता है, कांसा आता है, कांसा आता है। उसके बाद जर्मन सिल्वर आ जाता है, ये सब मिश्र धातुएं हैं। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर हो गया। और हो गया आपका घंटा धातु हो गया, घंटा धातु। ये सब हमारी क्या है, ये सब मिश्र धातुएं हैं, तांबा जस्ता ये नहीं। तो जो इसमें दिया हुआ है मिश्र धातु क्या है, वो क्या है, पीतल है। पीतल में तांबा की 75% होती है, इसको बोलते हैं कापर बोलते हैं। और जस्ता कितनी परसेंट होती है, 25% होती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, अ होगा। फिर कह रहा है भारत में एनीमिया के कारण, पढ़ाया गया था कि भारत में एनीमिया का कारण क्या है, गरीबी भी है, अज्ञानता भी है और गंदा रहन सहन भी है। यानी उपयुक्त में से सभी हैं, ये एनीमिया के कारण है। व्यक्ति गरीब है, उसको नहीं पता है चीजें, अगर वो गरीब है तो क्या होगा, चीजों का अभाव है। अज्ञानता है यानी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, तब भी गंदा रहन सहन। यानी अगर अज्ञानता रहेगा तो रहन सहन भी गंदा ही होगा। तो इसलिए उपयुक्त में से सभी, भारत में एनीमिया का जो कारण है वो क्या है, उपयुक्त में से सभी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है उत्परिवर्तन का कारण क्या है। देखिए, उत्परिवर्तन का कारण क्या है, ये उत्परिवर्तन जीन परिवर्तन के कारण होता है। जो हमारा उत्परिवर्तन होता है ये जीन परिवर्तन के कारण होता है। देखिए, बात ये होती है कि, एक मिनट, इसमें देखिए बात ये हो जाती है जो हमारा उत्परिवर्तन होता है ये जीन परिवर्तन के, जीन के कारण काहे के लिए हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन में ये हो रहा है कि कैसे परिवर्तन हो जाए, वो जीन में परिवर्तन होने से ही हमारा क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन में प्रभाव दिखने लगता है। ठीक है, तो ये इसका उत्परिवर्तन हुआ। अगला है पिग आयरन किसे कहते हैं। 6 नंबर ये है, पिग आयरन किसे कहते हैं। तो देखिए, ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है।
ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को मैंने करा रखा है। यहाँ पे नोट्स में मैंने बना रखा है कि पी गारन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ दे दिया गया है। क्योंकि वहाँ बताना इतना ज्यादा संभव नहीं है, लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही नोटबुक में इसको लिख करके आपको प्रोवाइड करा दिया। तो देखिए है क्या पी गारन, कच्चा लोहा को, मतलब हम कच्चे लोहे को, कच्चे लोहे को क्या कहते हैं, पिग आयरन कहा जाता है। तो कच्चा लोहा होता है इसको क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। ये पिग आयरन है, कहते हैं अर्थात जो वात्या भट्टी से लोहा प्राप्त होता है, यानी जो वात्या भट्टी से लोहा प्राप्त होगा वही क्या कहलाता है, पिग आयरन। पिग आयरन को हम किस नाम से जानते हैं, कच्चा लोहा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कच्चा लोहा, कच्चा लोहा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो ये पिग आयरन हो गया। उसके बाद कह रहा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो यहाँ आइए आप देखिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, जब किसी कंडक्टर में, यानी जब किसी चालक में, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी जब हम किसी चालक में करंट को फ्लो करते हैं तो वह गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है। यानी देखिए, जब हम किसी कंडक्टर में धारा फ्लो कराते हैं तो वह गर्म होती है, और गर्म जब होती है तो गर्म होकर के हमको क्या देती है, ऊष्मा प्रदान करती है। जैसे आपको पता होगा हीटर, हीटर क्या करता है, हीटर जो हीट होता है तो उसके द्वारा क्या हो जाता है, हमको ऊष्मा प्राप्त होती है, हीट प्राप्त होती है ना। ऐसे 100 वाट का जो बल्ब आता है, जो इसमें क्या हो गया है कि बिजली की अत्यधिक खपत हो जा रही थी उससे, इसलिए उसको बंद करके एलईडी चल गया है। तो जो 100 वाट का बल्ब आता था, ये भी हमको क्या देता था, उष्मा देता था। आप अपने कमरे में जलाते थे तो गर्मियों में क्या होता था, गर्मी लगने लगती थी, क्योंकि इसके जो फिलामेंट होते थे वो हीट होते थे। जो फिलामेंट होता था, फिलामेंट की जो मल्टिंग पॉइंट थे, गलनांक था, वो तो उच्च हुआ करता था, उच्च उच्च हुआ करता है या उच्च होता है, मीन्स उच्च होता ही है। तो बहुत हाई होता है, इसलिए ये क्या देता है, हमको ऊष्मा प्रदान करता है। तो वही चीज है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यह घटना जो होती है विद्युत धारा के किससे डिपेंड होती है, तनाव से होती है, यानी इसमें टेंशन होता है, तनाव तनाव से होती है। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है, 8वां प्रश्न कर रहा है, रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। जो हमारा ब्लड ग्रुप है ये कितने प्रकार का होता है, तो ब्लड ग्रुप हमारा कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा हो गया, ब्लड ग्रुप ए, दूसरा कौन सा हो गया, ब्लड ग्रुप बी, और तीसरा कौन सा हो गया, ए बी हो जाता है, और चौथा कौन सा हो जाता है, ओ हो जाता है। इसी चीज को यहाँ बताया गया है कि देखिए, ब्लड ग्रुप, रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप यह 4 प्रकार का होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ होता है। इसे सर्वग्राही कहते हैं, ए बी को हम सर्वग्राही कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सर्वदाता, सबसे ले सकता है, सर्वग्राही सबसे ले सकता है, सर्वदाता सबको दे सकता है। ठीक है, ये हुआ। तो ब्लड ग्रुप हमारा कितने प्रकार का हुआ, 4 प्रकार का, ए बी, ए बी और ओ, यही 4 प्रकार का हमारा हुआ। चलिए, अगला देखिए कह रहा है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया। देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत से क्या तात्पर्य है, और इसको किसने, यानी किस वैज्ञानिक ने इसको दिया है, इसी चीज को देखना है। तो योग्यतम की उत्तरजीविता जो हमारी होती है वो होती है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जो जीव इस वातावरण में क्या रह सके, जीवित रह सके। यानी अगर हमारे इस वातावरण को, जो जीव होते हैं इस वातावरण को सही तरीके से उसको सहन कर लेंगे और इसमें जीवित रह लेंगे, वही हमारी क्या हो जाती है, योग्यतम की उत्तरजीविता हो जाती है। ठीक है, वही क्या हो जाती है, योग्यतम की उत्तरजीविता। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी योग्यतम की उत्तरजीविता की आवश्यकता बताती है कि जो जीव इस वातावरण में क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, और वे ऐसा करते हैं जबकि जो विलुप्त नहीं हो सकते, यानी वो विलुप्त ना हो और आसानी से हमारे इस वातावरण में रह सकें, वही हमारी क्या होती है, योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। इसको किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण है। एक ये रोग है, थैलेसीमिया रोग है, इसे क्या लक्षण है। तो थैलेसीमिया रोग का जो होता है, इसके लक्षण ये हैं कि थकान हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगी, पीलापन, और धीमी गति से विकास, यानी विकास रुक जाएगा। बच्चों में कई लक्षण दिखाई देते हैं,
थैलेसीमिया इस तरीके के कई लक्षण दिखाई देते हैं जो कि थैलेसीमिया रोग के लक्षण होते हैं। बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उनकी विकास धीमी गति हो जाएगी, उनकी मतलब वो बढ़ेंगे नहीं, हाइट नहीं बढ़ेंगे, या फिर क्या होगा अगर वो पतले हैं तो बिल्कुल पतले रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि उनकी विकास में क्या हो जाती है, तो रुकावट पैदा होती है। ये थैलेसीमिया रोग के लक्षण हैं। तो अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो पता चल जाएगा कि कौन से रोग है, थैलेसीमिया रोग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है खाद्य श्रृंखला क्या है। बताया गया था खाद्य श्रृंखला क्या है हमारी। तो जो खाद्य श्रृंखला होती है वो हमारी, इसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। जो खाद्य श्रृंखला उपभोक्ता बताया गया था, तो वहीं आहार श्रृंखला, यानी खाद्य श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब बताया जा रहा था कि जब हम उपभोक्ता बता रहे थे, उत्पादक उपभोक्ता, प्रथम प्रकार के उपभोक्ता, द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता, तृतीय प्रकार के उपभोक्ता, जब बताया जा रहा था तो ये हमारी खाद्य श्रृंखला हो जाती है। यानी कि सभी जीव एक दूसरे की पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। प्रथम प्रकार का उपभोक्ता क्या करता है, प्रथम प्रकार का उपभोक्ता उत्पादक पर डिपेंड करता है, द्वितीय प्रकार का उपभोक्ता प्रथम प्रकार के उपभोक्ता पर निर्भर करता है, और तृतीय प्रकार का उपभोक्ता किस पे निर्भर करता है, तृतीय वाला द्वितीय पे निर्भर करता है ना। यही चीज होती है हमारी खाद्य श्रृंखला। तो जिसमें सभी जीव, यानी खाद्य श्रृंखला में सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। यही हमारी खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, ये चीज हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, अब आ गया लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी हो गया, अब आ गया क्या, लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका 8 प्रश्न रहता है। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 7 प्रश्न रहता है। तो यहाँ से 11 प्रश्न ये हुआ, 7 प्रश्न ये हुआ, यानी यहाँ से 14 नंबर का, लघु उत्तरी से 14 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये 14 नंबर का प्रश्न है, मतलब कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हैं। ओवरऑल लघु उत्तरी जो होता है 14 नंबर का होता है। इसमें थोड़ा सा लिखना होता है। तो जैसे देखिए इसमें कह रहा है धातु तथा अधातु में अंतर लिखिए। देखिए आपको सारी चीजें लिख करके प्रोवाइड करा दी जा रही है नोट्स बुक में। आप उसको पढ़िए बाकायदा, इस पे समय दीजिए। और वैसे भी आपका फोर्थ सेमेस्टर है, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ये देख रहे हैं कि फोर्थ सेमेस्टर जैसा लग रहा है, फोर्थ सेमेस्टर वाले कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसमें बहुत कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमको लगता है कि अभी वो लोग सोए हुए हैं क्या। क्योंकि देखिए आपका फोर्थ सेमेस्टर है, आपको तो और भी ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि आगामी आने वाला ईयर्स में वैकेंसी आएगी। अगर कहीं से आपका बैक लग जाएगा तो आप बैकफुट हो जाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल लग जाना चाहिए और एग्जाम का इंतजार नहीं करना चाहिए। एग्जाम आपका भी इसी महीने में ही होगा, बहुत करेगा 1 2 3 जनवरी जाएगा। तो मतलब सेकेंड सेमेस्टर की अपेक्षा आपसे दो सेकेंड सेमेस्टर की अपेक्षा आप 2 3 दिन आगे भी चले जाएंगे। जैसे उनका अगर सपोज दैट 27 28 29 का होता है, तो आपका 30 31 या जो भी डेट रहेगा ये होगा, बस यही होगा। लेकिन पेपर तो साथ में ही होना है, बस 3 4 दिन का डिफरेंस रहेगा। तो इसलिए आप लोग भी बिल्कुल लग जाइए। चलिए कह रहा है धातु तथा अधातु में अंतर लिखिए। कह रहा है धातु और अधातु में अंतर क्या है। देखिए लघु उत्तरी प्रश्न, धातु है और ये अधातु है। तो देखिए धातु विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी इसमें करंट क्या हो सकता है, इसमें करंट करंट फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो होता है। यानी धातुएं जो होती हैं विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होती हैं। और अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। यानी इसमें करंट फ्लो नहीं किया जा सकता, इसमें करंट फ्लो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे चांदी हुआ, सोना हुआ, लोहा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, है ना, कॉपर हुआ, ये सब क्या है, धातु हैं। यानी इसमें करंट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। चांदी वगैरह में धारा बहती है, बहुत तेज बहती है। लेकिन होता क्या है चांदी में, कि इतनी कास्टली होने के कारण क्या करते हैं हम इसको, चांदी हुआ, सोना हुआ, ये सब विद्युत के बहुत ही आदर्श सुचालक माने गए हैं। लेकिन इसका प्रयोग हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत कास्टली पड़ता है। इसलिए हम एल्युमिनियम और कॉपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, धातु की जो ये धातु है, इन सब में तार की जगह हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम और कॉपर का प्रयोग करते हैं, न कि चांदी और सोना का तार प्रयोग करते हैं। चलिए, और इसमें क्या होगा,
तो चालक में यानी अधातु में क्या आएगा, गंधक हुआ, हैलोजन हुआ, और अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस हमारी कौन सी है, शून्य वर्ग की तत्व जितने भी होते हैं, शून्य वर्ग के तत्व वो सब क्या होते हैं, अक्रिय तत्व, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये शून्य वर्ग के एलिमेंट्स हैं, यानी इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। ये रासायनिक अपक्रिया नहीं करती हैं, ये हमारी किस में कहलाती हैं, अधातुएं में होती हैं। अगला देखिए, धातुएं प्रायः ठोस होती हैं। ये क्या होती हैं, ठोस होती हैं, और ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस में भी, ठोस, द्रव व गैस, तीनों अवस्थाओं में ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये तीनों अवस्थाओं में होती है, जबकि धातुएं हमारी केवल ठोस अवस्था में होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इसमें चमक पा सॉरी, अगला प्रश्न नहीं है, इसी का नेक्स्ट है। अ, इसमें चमक पाई जाती है और इसमें चमक नहीं पाई जाती, यानी ये चमकीला होता है, जैसे आपका चांदी हुआ, सोना हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब क्या है, ये सब चमकीले धातु हैं और इसमें चमक नहीं पाई जाती। यानी आपका गंधक, गंधक हुआ, और जैसे हैलोजन हुआ, हैलोजन वो नहीं जो जलता है, ये नहीं, हैलोजन एक अधातु है, हैलोजन हुआ, ये सब में क्या होती है, चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ 118 एलिमेंट्स में 91 तत्व क्या है, धातु हैं, और 118 तत्वों में 22 तत्व क्या है, अधातु हैं, क्या है, अधातु। धातुओं की संख्या ज्यादा है और अधातुओं की संख्या कम है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये तुम्हारा हो गया। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि चुंबक के गुण एवं उसके उपयोग लिखिए। चुंबक के क्या गुण हैं और इसके क्या उपयोग हैं। पहले चुंबक के गुण प्रॉपर्टी जान लेते हैं, उसके बाद हम क्या इसके उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो देखिए, चुंबक के गुण, चुंबक के गुण, चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट, कोबाल्ट जैसे पदार्थों, जैसे पदार्थों को आकर्षित करते हैं, कुछ नहीं, जैसे पदार्थों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी जो चुंबक का पहला गुण है, ये है चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट, पदार्थों, ये सब जैसे पदार्थों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। दूसरा क्या है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबक उत्पन्न करता है। यानी ये क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा क्या करता है, चुंबकत्व उत्पन्न करता है। जैसे आपका ये चुंबक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये इसके क्षेत्र क्षेत्र हैं। ठीक है, ये इस तरीके से चलते हैं। तो सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा चुंबकत्व उसका ध्रुव पे होगा, यहाँ यहाँ पे होगा। मध्य में उसके चुंबकत्व के गुण नहीं रहेंगे, बहुत न के बराबर रहेगा। हमेशा चुंबकत्व को जो प्रॉपर्टी ज्यादा होगी वो इधर ही होगी, है ना, इसके इधर चारों तरफ ये होगी, मध्य में सबसे कम होगी। चलिए अब इसके उपयोग देखिए, उपयोग क्या है, इसका उपयोग डायनमो, मोटर, लाउड स्पीकर जो आप प्रयोग करते हैं, लाउड स्पीकर बोलने के लिए, मोटर हुआ, जैसे जो मोटर होता है, तो मोटर, कोई भी मोटर हो, जैसे आप मोटर के द्वारा कोई वस्तु आप चलाते हैं तो उसमें चुंबकत्व गुण आ जाता है। जैसे आप करंट फ्लो कर देंगे, एक एक करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक आता है और एक ऑटोमेटिकली मैग्नेट रहता है उसमें। तो जब मोटर जो होता है, जब इसमें करंट दी जाती है तो उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाते हैं। तो उससे क्या होते हैं कि उसमें रोटर वगैरह जो भी होता है, वो सब क्या होता है, चुंबकत्व के कारण क्या होते हैं, चलने लगते हैं। और लाउड स्पीकर हुआ जो आप बोलते हैं, उसमें भी चुंबकत्व गुण होता है। माइक्रोफोन होता है, इसमें भी चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं, यानी सॉरी, इसमें भी चुंबकत्व होता है, यानी इसका उपयोग किया जाता है। चुंबक का उपयोग माइक्रोफोन हुआ, लाउड स्पीकर हुआ, डायनमो हुआ, मोटर हुआ। डायनमो क्या काम है, ये एसी को डीसी, डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है, मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व क्या है। कौन सा, संक्रमण तत्व। 15 नंबर देख लीजिए, मेंडलीव के अनुसार कह रहा है संक्रमण तत्व क्या है। तो देखिए मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व जो है, ये आवर्त सारणी में फर्स्ट तथा डी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने वाले तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी आवर्त सारणी में फर्स्ट तथा डी ब्लॉक के तत्व को जोड़ने वाले जो तत्व होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। देखिए हमारी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, कुछ इस तरीके से बनी होती है। यहाँ होता है हाइड्रोजन, फिर यहाँ हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम,
लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से हमारे होते हैं। तो देखिए कुछ इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना वो कुछ इस तरीके की बनी होती है। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनी होती है। मतलब वो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तत्व होते हैं कुछ इस स्ट्रक्चर में होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं ये जो ये वाला है, ये वाला पार्ट है ये पूरा, ये यस ब्लॉक का तत्व है। कौन सा है? ये यस ब्लॉक का तत्व होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में तो वहाँ ये चीजें पता होंगी आपको। ये पी ब्लॉक का तत्व है। ये डी ब्लॉक का तत्व है और यही वाला क्या है जो संक्रमण तत्व है, यही डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक, ये वाला डी ब्लॉक का जो तत्व है ये सब कौन से हैं? ये संक्रमण तत्व हैं। जैसे स्कैडनियम हुआ, टाइटेनियम हुआ, वेडनियम हुआ, क्रोमियम हुआ, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है? संक्रमण तत्व हैं। जब आप आवर्त सारणी पर पढ़ते हैं तो यस, पी, डी, एफ, ये हमारी कक्षाएं होती हैं। यस, पी, डी, एफ। यस पे 2, पी पे 6, डी पे 10, एफ पे 14, ऐसे समथिंग होता है, आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको केवल इतना जानना है तो कि जो हमारी संक्रमण एलिमेंट्स होते हैं वो संक्रमण एलिमेंट्स हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। जैसे वो स्कैडनियम हुआ, टाइटेनियम हुआ, वेडनियम हुआ, क्रोमियम हुआ, मैग्नीज हुआ, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब हमारे कौन से हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो कि संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 16 नंबर कह रहा है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। कुछ नहीं करना है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बना देना है आपको। केवल चित्र बना देंगे, 2 नंबर आपके लिए तैयार हो जाएगा। चलिए देखिए विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र हमने यहाँ बना रखा है। थोड़ा सा ये 17 नंबर ये होना था, गलती से चढ़ गया। ये 17 नंबर और ये क्या है? 16 नंबर है। तो हम पहले विद्युत बल्ब का चित्र देख लेते हैं। ये विद्युत बल्ब का चित्र, देखिए ये विद्युत बल्ब का हमने चित्र बना रखा है। इसका ये फिलामेंट होता है। फिलामेंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होती है। गलनांक इसका क्या होता है? बहुत अधिक होता है। गलनांक क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है जब लाइट यानी कि करंट बहुत तेज आ जाती है, तुम्हारा ये बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, क्योंकि वो एक गलने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो चुकी होती है। यानी कि उसकी जो गलने की क्षमता कुछ और है और करंट बहुत ज्यादा आ गई तो क्या हो जाती है? ये गल जाती है, फट से गल जाएगी तो क्या होगा? कभी कभी आवाज भी कर देता है। तो गल जाती है जब, तो क्या हो जाता है? हमारा बल्ब क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं तंतु, यानी फिलामेंट। ये फिलामेंट है। और ये जो बाहर का दीवार दिख रहा है, ये बाहर का दीवार कैसा है? ये बाहर का दीवार किस चीज का है? ये बाहर का दीवार कांच का है, ग्लास का है। ठीक है, ये ग्लास हो गया। और उसके बाद आपका ये एल्युमिनियम की टोपी है। ठीक है, ये टंगस्टन होता है। टंगस्टन का होता है। ये एल्युमिनियम की टोपी होती है। ये जस्ते के टांके यानी जस्ते का टाका रांगा मारा जाता है, जिससे क्या होगा जब आप होल्डर में लगाते हैं तो यही जो उसमें जाकर टच करता है और इसी से करंट आती है। जब करंट आती है तो इससे होकर के ये यहाँ पे चली जाती है और हमारा बल्ब क्या होता है? प्रकाश देने लगता है। और इसका क्या, ये पिन है। पिन इसलिए लगाया जाता है जिससे कि होल्डर में जो खांचे बने होते हैं जाके उसमें क्या हो जाए? फिट हो जाए। जब फिट हो जाती है तो वो उसी में लटकी रहती है। कभी कभी क्या होता है, ये पिन अगर टूट गया, एक भी पिन टूट गया, बल्ब क्या होता है? उसमें लटक नहीं पाता है, बल्ब गिर जाता है। तो ये हुआ विद्युत बल्ब का चित्र हुआ। इसमें नामांकित चित्र बनाना था कि प्रत्येक भाग के नाम को लिखिए। ठीक है, ये हुआ। 16 नंबर हुआ। 17 नंबर क्या कह रहा है सवाल? 17 नंबर कह रहा है कि एड्स रोग के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। 17 नंबर ये एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स, एड्स किससे होता है? HIV। HIV जो संक्रमित होगा उसे क्या होगा? एड्स होगा। अब इसके लक्षण क्या है? आइए उसको देख लेते हैं कि HIV एड्स के लक्षण क्या है। तो देखिए एड्स रोग के लक्षण क्या है। यह HIV जो एड्स रोग उत्पन्न करता है, इसके निम्न लक्षण है। पहला, बुखार, थकावट, व्यक्ति को बुखार होगा या थकावट हमेशा लगा रहेगा। सूखी खांसी यानी विदाउट बलगम वाली खांसी बनी रहेगी। वजन घट जाएगा, धीरे धीरे उसे क्या होती जाएगी? वजन घटती जाएगी। स्किन, मुंह या आंख व नाक के पास क्या होगा? धब्बा पड़ने लगेगा।
यानी उसके त्वचा पे, मुंह पे, त्वचा, मुंह या आंख के, आंख व नाक, नाक पर भी, आंख व नाक के पास धब्बे पड़ना, ये सब किसके लक्षण हैं? एड्स के लक्षण हैं। और कम समय के साथ कमजोर याददाश्त, यानी व्यक्ति की याददाश्त क्या होती जाएगी? कमजोर होती जाएगी। जो याद क्या रहेगा वो भूलता जाएगा। कोई भी काम उसके सामने होगा, लेकिन एक दिन, दो दिन, तीन दिन बाद आप पूछेंगे तो भूल चुका होगा। तो याददाश्त धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कमजोर होती जाएगी। ठीक है। शरीर में दर्द की शिकायत, हमेशा शरीर में दर्द बना रहेगा। व्यक्ति को काम करने का मन नहीं करेगा। ये सब आज जो हमारे लक्षण हैं, ये सब क्या है? एड्स के लक्षण हैं। ठीक है। तो ये हमारे जो बताए गए हैं, ये सब सारे जो लक्षण बताए गए हैं, ये किसके लक्षण हैं? एड्स के लक्षण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एट द लास्ट प्रश्न क्या है? 18 नंबर कह रहा है दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में बताइए। यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष, क्या दोष हैं इसके? जो दीर्घाकार जो हमारी मंडलीय की आवर्त सारणी है, इसके दोष क्या हैं, उसी के बारे में बताना है। 2 नंबर के ये सब सारे प्रश्न आ रहे हैं, 4-5 लाइन में लिखना है। देखिए ये इतिहास नहीं है, भूगोल नहीं है कि आप बढ़ा चढ़ा के खूब चीजें लिखिए कि ये 2 नंबर का है तो खुद हम आधा पेज में लिख दें, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष पूछ रहे हैं तो उसके दोष के ही बारे में लिखिए, 3-4 पॉइंट आप लिख दीजिए। उसके दोष के बारे में 3 पॉइंट 4 पॉइंट इनफ होता है। साइंस है ये, साइंस में फैक्ट चीजें होती हैं, ऐसा नहीं पढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखना होता है। ठीक है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में क्या बताइए? देखिए दीर्घाकार आवर्त सारणी जो होती है, यहाँ है, एक मिनट। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है वो दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष, पहला क्या है? परमाणु भारों का क्रम सही नहीं है। यानी जो इसका परमाणु भार के क्रम में रखा गया है, इसको सही क्रम में नहीं रखा गया है। परमाणु भार किसी का कुछ हो रहा है तो उसके सीक्वेंस में आना चाहिए, जो कि उसके सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है कि हाइड्रोजन के किस कंडीशन में रखा जाए, ये इसका निश्चित नहीं है। ठीक है। तीसरा क्या है? तत्वों के कुछ असंगत युग्मों की स्थिति, यानी तत्व के कुछ जो तत्व के कुछ जो प्रॉपर्टी हैं, उन्हें असंगत में रख दिया गया है, यानी असंगत क्रम में या असंगत युग्मों की स्थिति में रखा गया है। और चौथा पॉइंट कह रहा है एक समान तत्वों को अलग, जबकि कुछ असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। जैसे होता यह है कि अगर ये पुरुष का वर्ग है और ये महिला का है, सपोज दैट ये इसमें केवल पुरुष रहेंगे और इसमें क्या रहेंगे? केवल महिला रहेंगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यानी कि एक समान तत्वों को अलग, जैसे इसमें पुरुष, जैसे ये पुरुष थे, पुरुष को भी इसमें रख दिया गया और महिला को भी रख दिया गया। एक एग्जाम्पल के तौर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पुरुष को महिला को दोनों रख दिया गया, जबकि ये गलत है। अगर पुरुष की अलग है और महिला का अलग है तो ग्रुप, तो आप उसको ग्रुप में अलग अलग रखिए। तो इसमें ये ऐसा नहीं हुआ है, एक समान तत्वों को अलग जबकि कुछ असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया है, ऐसा कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया है। तो यही दीर्घाकार आवर्त सारणी की बहुत बड़ा दोष है। तो ये 4 पॉइंट आपके लिए इनफ है, 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो बस इतना ही आपको करना था। 18 नंबर ये आपका लास्ट प्रश्न था। तो देखिए दोस्तों, आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से बरकरार रखिए। पेपर तो होना है। पेपर के ऐसा मत सोचिए कि पेपर का टाइम टेबल आ जाए फिर हम पढ़ाई करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके लिए पीएनपी एकदम तैयार कर रखिए, सारा खाका तैयार हो चुका है। जल्द ही आपके टाइम टेबल आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल पढ़ाई में लगे रहें। ठीक है, टाइम टेबल जल्द ही आ जाएगा। और विगत वर्षों की बात भी होता क्या रहा है, पहले सेकंड सेमेस्टर का हो जाएगा, उसके बाद जस्ट तुरंत बाद आपका क्या होता है, अगले नेक्स्ट डे में आपका स्टार्ट हो जाता है पेपर। तो आप बिल्कुल मनोयोग से लगिए और पढ़ाई करिए। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे टीएसपी क्लासेस पे, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए। और वीडियो देखने के बाद एक लाइक तो कर दिया करिए आप लोग। बस केवल एक लाइक ही करना होता है, एक लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिए, या अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप तो कुछ बोल सकते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है तब भी बताइए कि हाँ ऐसे ऐसे। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग उस चीज़ों को सुधार लेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।